मोदी जी अलग अलग मंचों से, अलग अलग रैलियों में, अलग अलग जगह जाकर के, अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर लगातार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में क्या जनता बीजेपी को इस कदर वोट करने के लिए बेताब है कि 400 पार सच में हो जाएगा? यह जमीनी हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं और अलग अलग जगह की आपको वीडियो दिखाता हूं और आप देखिए कि किस कदर बीजेपी का विरोध हो रहा है। डबल इंजन की सरकारों के अंदर बीजेपी का विरोध हो रहा है। गांव देहात में जनता घुसने नहीं दे रही है। गांव देहात में हालत इतनी खराब कर दी गई है कि लोग अब गालियां देने लगे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर आप देखेंगे किस कदर विरोध हो रहा है वहां पर। और दूसरी एक वीडियो जहां पर बीजेपी की एक और डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। और हरियाणा चूंकि थोड़ा सा गर्म मिजाज वाला प्रदेश है, हरियाणा में तो लोगों ने कुछ इस कदर विरोध किया है कि वो वीडियो दिखाते वक्त मुझे कुछ बीप लगवानी पड़ी उस वीडियो के अंदर, क्योंकि जो बातें कही हैं वो बातें ऐसे कैसे चली जाएंगी तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी। तो ये इस वक्त में 400 पार नारे के सामने जमीनी हकीकत हमें दिखाई पड़ रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मोदी के उम्मीदवारों का अगर गांव-गांव में इस कदर विरोध हो रहा है तो क्या यह माना जाए कि फिर ये रुझान 400 पार के तो कम से कम नहीं है, और अगर मोदी जी 200 पर अटक जाएं, क्या ये रुझान उस स्थिति को बयां कर रहे हैं? ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप जो है ये ट्वीट देखिए जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर अनुराग ढांडा ने। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा से, और इन्होंने लिखा है कि हरियाणा के गांवों में बीजेपी उम्मीदवारों का स्वागत इन नारों के साथ में शुरू हो गया है। बीजेपी के दलाल जो शब्द है उसी को थोड़ा सा आप और हार्ड कर दीजिए, तब ये शब्द निकलता है मुर्दाबाद। फतेहाबाद लोकसभा सिरसा, फतेहाबाद जगह पर यह विरोध हुआ है। लोकसभा लगती है सिरसा, और सिरसा से कौन उम्मीदवार है मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन ये सच में इस कदर लोगों के अंदर गुस्सा है कि लोग कह रहे हैं बीजेपी के दलाल मुर्दाबाद। दलाल को थोड़ा आप हार्ड कर दें तो वो शब्द निकलता है जिस शब्द को मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, और वीडियो में भी उसका बीप शब्द जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आप जरा सा एक झलक देखिए आप, फिर इसके बाद में हरियाणा से मैं आपको उत्तराखंड भी लेकर के चलूंगा। पहले आप हरियाणा का मिजाज समझिए। विरोध की जो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें वाकई बहुत कुछ कहती हैं। विरोध की जो ये तस्वीरें आपके सामने आ रही है उस प्रदेश से निकल करके सामने आ रही है जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार अपने 10 साल पूरे करने जा रही है। दोनों सरकारें, सेंटर की सरकार भी और स्टेट की सरकार भी। हरियाणा में तो मोदी जी
जिसके साथ दरी पर बैठते थे वो उतर गए हैं दरी से और अब कुर्सी पर आ गए हैं दूसरे नायब सैनी। नायब सैनी के एक परिचय ये भी है कि उनकी पत्नी खुद से पार्षद के चुनाव में उतरी थी और चौथे नंबर पर रही थी और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब क्या सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा या फिर अभी चीज़ें बहुत आगे जानी हैं और अभी जो है स्थिति परिस्थिति अभी बहुत करवट लेने वाली है, बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन ये हरियाणा क्लीन स्वीप करता है। बीजेपी के लिए ये हरियाणा क्लीन स्वीप कर देता है और 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में चली जाती है। यहां तक कि दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता को भी हरा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि हरवा दिया गया। कुछ लोग बताते हैं कि भाई काउंटिंग में इस तरीके से धांधली हुई, रातों रात तक काउंटिंग चली, इतनी स्लो काउंटिंग की गई और उसके बाद में जो हुआ सो हुआ, वो आपके सामने है। लेकिन अगर हरियाणा जहां पर क्लीन स्वीप हो रहा था, अगर वहां पर भी स्थिति ये है, तो जहां पर फाइट है वहां पर फिर क्या होगा? सवाल इस बात का है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये विरोध किसका हुआ है। ये विरोध हुआ है एक ऐसे नेता का जो घाट घाट का पानी पी करके आए हैं, कई घाटों का पानी पी चुके हैं। ये विरोध हुआ है सिरसा से पहले के सांसद और अब दोबारा से उम्मीदवार बनाए गए अशोक तंवर का। जरा एक ट्वीट में आपका उनका अशोक तंवर का सामने रखना चाहूंगा। 20 जनवरी को अशोक तंवर की तरफ से ट्वीट आता है कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से, ये थोड़ा सा आप इनका बैकग्राउंड समझ लीजिए, फिर इसके बाद में हम इनके ट्वीट पर भी बात करेंगे। और मैं ये क्यों रुक गया हूं प्रभु श्री राम के नाम पर आगे ट्वीट पढ़ने से, ये भी आप समझ लीजिए। कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, दलित नेता के तौर पर पहचान दी और सांसद बनाया। हुड्डा के साथ में गुटबाजी रही, लेकिन फिर भी सपोर्ट किया और वहां से कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी में खूब डांस किया, खूब इधर उधर रैलियां प्रोग्राम वगैरह किया और फिर उसके बाद में जंप कर गए बीजेपी के अंदर। और जंप भी करते हैं राम मंदिर के शिलान्यास से 2 दिन पहले। सोचिए कि एक ऐसा नेता जिसको कांग्रेस ने, आपको बताइए कांग्रेस इससे ज्यादा और क्या देती, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सांसद बना दिया और कम उम्र में, इतनी कम उम्र में, और आपको अभी भी फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से फिर बीजेपी। तो मतलब आखिरी सफर यहीं पर तय होना था। चलिए इनका ट्वीट देखिए। तो दलित चेहरे से और प्रभु राम तक का जो सफर है कैसे हुआ होगा जरा सोच लीजिए। प्रभु श्री राम जी की कृपा से अपने राष्ट्र सेवा के संकल्प, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों एवं आम जनभावना से प्रेरित होकर के प्रदेश भर से अपने हजारों साथियों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व व प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। नीचे से लेकर के ऊपर तक क्रेडिट देते चले गए, लेकिन क्रेडिट आज उनको देंगे जिनकी वजह से यहाँ तक है। सवाल इस बात का भी होना चाहिए। अब चलिए जरा हरियाणा से और उत्तराखंड, एक और ऐसा राज्य है जो क्लीन स्वीप कर देता है, एक और ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और वहां पर भी किस कदर विरोध हो रहा है। पत्रकार विनोद कापड़ी वो लिखते हैं कि उत्तराखंड से आया बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये वीडियो नरेंद्र मोदी को जरूर देखना चाहिए। मोदी के नाम पर वोट ले जाते हैं और करते कुछ नहीं है। यहां पर भी एक सिटिंग सांसद का विरोध हो रहा है। अनिल बलूनी अनिल बलूनी उनका विरोध यहां पर ये महिलाएं कर रही हैं और अनिल बलूनी जो है वो राज्यसभा सांसद जिन्होंने गांव को गोद लेने का काम किया
और उस जिस गांव को गोद लिया उस गांव में भी काम नहीं करा पाए। और अब स्थिति यह है कि अनिल बलूनी के पीछे महिलाएं जो हैं जोर शोर से मोर्चा खोल रही है। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? 3 घंटे तक हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारी बात कुछ भी सुविधा नहीं है। आज इनकी पहली बार यहाँ पे शकल देखी हमने, ठीक है। 2 मिनट में हमारी बात नहीं सुनी, सीधे चले गए। क्यों? हम कुछ नहीं है क्या? यहाँ वोट दे रखा है, हमारे वोट नहीं है। इतनी बात नहीं सुननी हमारी। मोदी जी के नाम पे वोट लेके जीत जाओ, हम नहीं देंगे किसी को वोट। क्यों नहीं देंगे? हमारे यहाँ आना के बाद तो यहाँ पे अभी जैसे कि यमकेश्वर क्षेत्र की विधायिका थी यहाँ पे माननीय श्रीमती रेणु बिष्ट जी, तो वो भी यहाँ पे आई थी, तो क्या आपने उनके सामने अपनी कोई बात नहीं रखी? अगर कोई परवाह थी हम कुछ भूल के नहीं दियो जमीन दियो वो एक तुरंत काम मार फिर सुनो मत ये बेटे तुम्हारे आप लोगों ने भाजपा के झंडे भी पकड़े, आप लोगों ने बीजेपी के झंडे भी पकड़े और आप उनका विरोध भी करे, ऐसा क्यों? पकड़े आपने, और जिसने पैसे खाने थे उसने खा लिए, जिसने रोड नहीं दिया कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं, ठीक है। नहीं पकड़ लिया, हाँ नहीं जानो सुनो इसको फेंक ना देना आप लोग उनके सामने। अरे हमको ढोल लगा को पैसे नहीं देंगे कहने, अगर जमीनों को इन्होंने वो जान मंडल उन पैसे तो नहीं देंगे, इन जिन्हें खाओ मरवा दें तो ना काम। अरे भाई ये क्यों नहीं कभी क्या लगा आप बता रहे हैं तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति ये बताने के लिए समझने के लिए काफ़ी है, हांडी में से 4 चावल के दाने निकाल करके ये चेक करने के लिए काफ़ी है कि दाने कितने पके हैं और कितने कच्चे हैं। ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहां पर आपका क्लीन स्वीप होता है, जहां पर आपकी डबल इंजन की सरकारें हैं, अगर वहां पर ये स्थिति है तो सोचिए फिर जहां पर टकराव है, जहां पर इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती से है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी एक अलग तेवर में है, 4 सीटें उनके पास में है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटें उनके पास में है और कांग्रेस पार्टी पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी। और उसके साथ साथ बिहार में देखिए क्या होता है, तेजस्वी यादव का एक अपना ही अलग तरीके का युवाओं के अंदर जलवा है इस वक्त में, ये कहा जा रहा है। ममता बनर्जी वो सोच रही है कि इस बार अगर लोकसभा के अंदर इनकी एंट्री हो गई तो विधानसभा के अंदर उखाड़ करके फेंक देंगे। तो ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए लोकसभा के सांसदों को जिताने का नहीं, ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए अपने आप को, अपने नेताओं को, अपनी सरकार को बचाने का चुनाव है। तो ये जो क्षेत्र हैं जहां पर फाइट होनी है वहां पर भी, और देखिए पंजाब है, वहां पर 13 सीटें हैं, इस बार हो सकता है कि बीजेपी का खाता तक नहीं खुले। अकाली दल के साथ में गठबंधन नहीं हो पाया। दूसरा, किसान आंदोलन का अभी भी प्रभाव, और किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है और अभी भी कई नौजवानों की और बुजुर्ग किसानों की मौत हो गई। और किसानों के साथ में जिस तरीके से वहां पर बर्ताव किया गया हरियाणा डबल इंजन की सरकार की पुलिस के द्वारा, तो उसका एक अपने आप में गुस्सा है वहां पर। और हरियाणा की तो आप पूछिए मत, वहां पर एक 4.5 साल में एक उप मुख्यमंत्री को अग्निवीर बना करके रिटायर कर दिया गया। दुष्यंत चौटाला को कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर पहला अग्निवीर है दुष्यंत चौटाला, जिसको रिटायर कर दिया गया है 4.5 साल के अंदर। और ये वो क्षेत्र है जहां पर अग्निवीर का बड़ा विरोध होगा, जहां पर अग्निवीर स्कीम के खिलाफ वोट पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने ग्राउंड पर देखा है, इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं। नौजवान जिसके घर में बच्चा तैयारी कर रहा है, सुबह 5 बजे उठ करके, 4 बजे उठ करके, 3 बजे उठ करके, बच्चा जिसका उठ करके सड़क पर, मैदान में, खेत में दौड़ लगा रहा है, जिसके जूते फटे हुए हैं दौड़ लगा रहा है, वो बनियान फटी हुई है दौड़ लगा रहा है वो, और उसकी नौकरी भी आपने 4 साल कर दी। उसके पास में ले दे करके एक सपना था
कि वो अपने तन के ऊपर सेना की वर्दी पहनेगा, सेना में जाएगा, और उसको भी आपने 4 साल में बदल दिया। ये लोग कहते हैं जबरदस्त विरोध है। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, और फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में भी आप चले जाइए, बिहार के अंदर आप चले जाइए। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े संख्या में युवा जो है तैयारी करते हैं। ऐसे पूरा देश जो है वो, गुजरात में फिर भी थोड़े से कम जो है वो निकल करके आते हैं, बाकी पूरे प्रदेश में आपको सेना में जाने वाले, तमिलनाडु से बहुत जो है वो बड़ी संख्या में नौजवान जाते हैं, कर्नाटका से, केरला से जवान जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, पैन इंडिया एक ऐसा आक्रोश है जो दबा हुआ है। पैन इंडिया एक ऐसा युवाओं का गुस्सा है जो एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद किसानों का मुद्दा है, महिलाओं के महंगाई का मुद्दा है, युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा है। हर चीज में कहीं ना कहीं बीजेपी इस वक्त में फंसी हुई नजर आ रही है। किसी एक चीज में जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ी हुई है, किसी एक चीज में बीजेपी कंफर्टेबल जोन में नहीं है कि चलिए इस सेक्टर के अंदर, इस चीज में, या रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, किसी एक चीज में हमने बहुत शानदार काम किया है। सिलेंडर, शौचालय, ये चीजें हो गई साहब। सिलेंडर शौचालय बहुत हो गया। सिलेंडर शौचालय, इन स्वच्छता से इनसे पेट नहीं भर रहा है। मेन जो है वो अब दिक्कत पेट पर आ गई है। नौकरी नहीं है तो महंगाई और ज्यादा चुभेगी, महंगाई चुभेगी तो घर में राशन कहां से आएगा। तो ये सारी चीज आपस में जुड़ी हुई है, गुथी हुई है, और इसलिए जबरदस्त विरोध इस वक्त में बीजेपी का जोर शोर से दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सब के बावजूद भी बीजेपी वाकई 400 पार जीतने जा रही है, या जमीनी हकीकत यह कहती है कि 400 पार तो बहुत दूर की बात है, इस बार तो बहुमत भी बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या फिर यह संकेत दे रही है? आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।